क्या चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी भारतीय जनता पार्टी? क्या भारत के सबसे बड़े जज के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही करेंगे मोदी और शाह? क्योंकि उनके एक लाडले सांसद ने चीफ जस्टिस पर गृह युद्ध कराने का आरोप लगाया है, यानी देशद्रोह की पराकाष्ठा का आरोप विश्वगुरु और नकली चाणक्य के चहेते ने लगाया है। ये कोई हल्की बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है जो इस कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। उधर निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही को लेकर पत्र भी लिखा जाना शुरू हो गया है। इस पूरे मामले पर बात करेंगे, चर्चा ये भी करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उपराष्ट्रपति सहित जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर रहे हैं, ये देश की सेहत के लिए, लोकतंत्र की सेहत के लिए कैसा है। मगर उससे पहले ये खबर सुनिए, इसे सुनकर तो विश्वगुरु और नकली चाणक्य को खोपड़ियां भरना आ जाएगी और अंधभक्त लगेंगे सर पीटने। अपने स्क्रीन पर देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने जेईई मेन का रिजल्ट घोषित किया है। इसमें कुल मिलाकर 2.5 लाख छात्रों को क्वालिफाई किया गया, घोषित किया गया। मगर इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब्दुल्ला बिहार के टॉपर है। एक बार फिर से सुनिए, अब्दुल्ला बिहार का टॉपर है, यानी पंचर बनाते बनाते अब्दुल्ला जेईई का टॉपर बन गया और बेचारा अनुज मस्जिद के सामने डांसे करता रह गया, आतंकवादी बन गया। ये नरेंद्र मोदी के उस बयान पर तमाचा है जो कह रहे थे कि कानून यानी वक्फ कानून ठीक से काम किया होता तो मुसलमानों के बच्चे पंचर नहीं बनाते। इस झूठे महामानव को कौन बताए कि मुसलमानों के बच्चे सिर्फ पंचर ही नहीं बनाते, देश भी बनाते हैं। और यदि कायदे से गिनती कर ली जाए तो मुसलमानों से कई गुना ज्यादा हिंदुओं के बच्चे पंचर बनाते हैं। मैं गारंटी देता हूं, भाजपा की किसी सरकार में दम हो तो गिनती करवा के देख ले, सर्वे करवा के देख ले, मेरी बात सही निकलेगी। यानी कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि इन दिनों नफरती चिंटुओं का नक्षत्र गड़बड़ चल रहा है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। जितना आगे बढ़ते जाएंगे जानकारी मिलती जाएगी। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, यानी मुफ्त में आप इस चैनल को मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धरना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी आपके मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है, बहुत अच्छा है। सत्ता और सुप्रीम कोर्ट का झगड़ा लोकतंत्र की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बीजेपी का सुप्रीम कोर्ट से भिड़ जाना बहुत अच्छा है। कम से कम जनता को खुल के पता तो चलेगा कि 11 साल तक जो सुप्रीम कोर्ट बीजेपी को बहुत प्रिय लगता था, अब वो सुप्रीम कोर्ट बुरा क्यों लगने लगा। आखिर ऐसे कौन से फैसले आ गए जो पेट में उथल पुथल मचा रखे हैं। निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट पर जो निशाना साधा है वो जगदीप धनखड़ के हमले का एक्सटेंशन है। जनता जानती है कि किस तरह से संभल में दंगा भड़का और कैसे मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर हिंसा भड़काई गई। ये गृह युद्ध नहीं तो क्या है। निशिकांत दुबे ने सही कहा है, मगर ये बताएं कि गृह युद्ध के लिए संजीव खन्ना अगर जिम्मेदार हैं तो मोदी सत्ता उनके खिलाफ क्या एक्शन लेगी। ये चोर की दाढ़ी में तिनके की तरह अपनी असफलताओं को मोदी सत्ता सुप्रीम कोर्ट के मत्थे मढ़ रही है। महाराष्ट्र में जैन समुदाय के मंदिर पर बुलडोजर चला दिया, मुसलमानों की मस्जिदों, कब्रिस्तानों और दुकानों पर बुलडोजर चल रहा है। मणिपुर में कुकी और मैतेई के बीच गोलियां तड़तड़ा रही हैं। क्या ये गृह युद्ध से कम है? अब तक राहुल गांधी और कांग्रेस आरोप लगाते थे कि भाजपा देश में गृह युद्ध भड़काना चाहती, और निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि देश में गृह युद्ध हो रहा है। ये तो गजबे का सुशासन है भाई। कहां कहां गृह युद्ध हो रहा है निशिकांत दुबे जी, बताइए। क्योंकि आपने तो मोदी और शाह पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। इसका मतलब है कि सरकार फेल है, मोदी सत्ता पूरी तरह से फेल है। इनके राज में देश में गृह युद्ध हो रहा है। निशिकांत दुबे को हल्के में मत लीजिएगा। गुड्डा नरेश संसद में बीजेपी की ओर से महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस की शुरुआत करते हैं। अपने आप में ये भले ही हल्के हों, लेकिन बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण काम करते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम नेताओं के खिलाफ अटर पटर बोलते रहते हैं, और ये सब बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। दुबे को मोदी और शाह का करीबी माना जाता है, और सिर्फ इन्हीं का नहीं, बड़का सेठवा का भी करीबी माना जाता है। नड्डा का ये कह देना कि निशिकांत दुबे का बयान व्यक्तिगत है, इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम चलवे ना। क्योंकि बीजेपी में कोई भी बिना मोदी शाह के इशारे के नहीं बोलता है। निशिकांत दुबे को यह बताना चाहिए कि मणिपुर की हिंसा गृह युद्ध है कि नहीं, और अगर मणिपुर की हिंसा के लिए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं तो मोदी सत्ता उनके खिलाफ क्या एक्शन ले रही है। होगी एफआईआर, भेजोगे जेल। क्योंकि 200 से ज्यादा लोग मणिपुर में मारे गए और वहां के हालात झारखंड के गोड्डा की तरह नहीं है। राष्ट्रपति शासन लागू है, 2 समुदायों के बीच गोलियां चल रही हैं। लोग प्रधानमंत्री से हिंसा का समाधान मांग रहे हैं, और बवाल इतना ज्यादा है कि अमित शाह भी सुलझा नहीं पाए, भले चाणक्य हों अपने आप में। बीजेपी के मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, और आज निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए चीफ जस्टिस जिम्मेदार है। तो निशिकांत दुबे को यह भी याद रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज तो मणिपुर चले गए, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं कर पाए, इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि मणिपुर चले जाएं। अब अगर चीफ जस्टिस के खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो निशिकांत दुबे से पहले न्यायपालिका पर हमला बोलने वाले जगदीप धनखड़ इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ ही एक्शन लेकर दिखा दें। क्योंकि राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों ने
जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दे रखा है और जगदीप धनखड़ उसे तशरीफ के नीचे दबा के बैठ गए हैं बहुत जोर से। आखिर क्या वजह है कि जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पर कोई एक्शन नहीं हुआ? जगदीप धनखड़ जब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश दे रहा है, इससे संवैधानिक संतुलन खत्म हो रहा है, तो पहले जगदीप धनखड़ को अपना दामन साफ करना चाहिए, क्योंकि झुका हुआ जाट और टूटही खाट किसी काम की नहीं होती। हमारे जाट दर्शक बताते हैं जगदीप धनखड़ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ इसलिए एक्शन नहीं लिया क्योंकि जस्टिस शेखर यादव ने हिंदुत्ववादी सत्ता के अनुसांगिक संगठनों के मंच से मुसलमानों के खिलाफ जहर की उल्टियां की थी, उन्हें और न जाने क्या क्या बोल दिया था। मगर जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने फैसले में संविधान की रक्षा की और दो बार मुसलमानों के खिलाफ मोदी सत्ता के एजेंडे को नस्तनाबूद किया। हालांकि ये मुसलमानों के खिलाफ नजर आता है, असल में ये देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा है जिन्हें चीफ जस्टिस ने रद्द किया, पूरी साजिश का भंडाफोड़ कर दिया। पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और फिर वक्फ कानून पर। दोनों मामलों में जस्टिस संजीव खन्ना के फैसलों से मोदी सत्ता को चिढ़ मची हुई है, बहुत उथल पुथल है, पेट में पच नहीं रहा है खाना, इसलिए चीफ जस्टिस को बदनाम किया जा रहा है। ये न्यू इंडिया है साहब, यहाँ मुसलमानों के पक्ष में बोलने वालों को बदनाम किया जाता है, उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है। जरूरत इस बात की है कि जनता चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बचेगा तभी लोकतंत्र और संविधान बचेगा, क्योंकि संविधान को बचाने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। अगर सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बचेगा तो सोचिए संविधान का क्या होगा। वैसे भी ये लोग 400 मांग ही रहे थे कि 400 दे दीजिए, संविधान में बदल देंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी उम्मीद है। वक्फ कानून के खिलाफ संसद में आवाज उठाने वाले विपक्ष के नेताओं को गद्दार कहा गया और तब किसी नेता ने मोदी के मराठी हनुमान एकनाथ शिंदे के गुर्गों की तरह किसी स्टूडियो में तांडव नहीं मचाया। सोचिए, विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं के बड़े बड़े पोस्टर शहरों में लगा दिए गए, उन्हें गद्दार बताया गया। कहीं तो पोस्टर छपे होंगे किसी प्रिंटिंग प्रेस में, किसी ने तो छपवाया होगा, किसी ने तो लगवाया होगा। पता लगाई क्या किसी विपक्षी नेता के कार्यकर्ता ने कहीं कोई तांडव मचाया, कहीं कोई आतंकवाद फैलाया? नहीं। लेकिन जो बीजेपी के साथी हैं वो इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इशारों में किसी ने गद्दार कह दिया कुणाल कामरा ने, तो कितना बवाल मचा दिया, फोन कर करके जान से मारने की धमकी देने लगे। कामरा ने कह दिया आ जाए तमिलनाडु, तो कहने लगे तमिलनाडु कैसे पहुंचेगा रे भाई। यानी इशारों में व्यंग करते हुए कॉमेडी वीडियो में कुणाल कामरा ने एक नेता को गद्दार कह दिया तो आतंकवादी निकल पड़े, जबकि यहां पर बीजेपी का सांसद भारत के चीफ जस्टिस को देश का दुश्मन बता रहा है। सोचिए, इससे ज्यादा, इससे गंभीर, इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा कठोर आरोप क्या हो सकता है कि हमारे चीफ जस्टिस के ऊपर बीजेपी का सांसद गृहयुद्ध कराने का आरोप लगा रहा है। अगर देश में गृहयुद्ध भड़का हुआ है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या कर रहे हैं? आलू छील रहे हैं कि अंडा? दुबे ने यह भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर के विषय में कागज मांगती है, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में कागज मांगते हो, ज्ञानवापी में भी कागज मांगते हो, लेकिन मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बनी उसके लिए कहते हो कि आप कागज कहां से दिखाओगे? सवाल यह है कि जगदीप धनखड़, निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा क्या सुप्रीम कोर्ट को धमकाकर संविधान को चुनौती दे रहे हैं? क्या यह सत्ता का अहंकार नहीं है? क्या ये लोग चाहते हैं कि वक्फ कानून पर अगली सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाया जाए, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को डराया जाए, धमकाया जाए, ताकि वो अगर सोच रहे हैं इस कानून को रद्द करने की तो अपना फैसला बदल लें? और चूंकि भाजपाइयों के पास इस कानून के बचाव में तर्क नहीं है, जवाब नहीं है, ये साबित करने की हैसियत नहीं रह गई है कि ये संविधान सम्मत है, इसलिए डर है क्या? और डरा हुआ आदमी डराता है, ये हमने आपको बार बार बताया है। और डरी हुई भाजपा और उसकी सरकार क्या इसी डराने की कड़ी में भारत की चीफ जस्टिस को यानी संविधान के रखवाले को धमका रही है, या फिर एक सोची समझी रणनीति है कि पहले धमका लो फिर कह दो कि ये बयान व्यक्तिगत है? सुप्रीम कोर्ट निशिकांत दुबे के बयान को हल्के में लेने वाला नहीं है। लाइव लॉ के मुताबिक निशिकांत दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही चलाने के लिए अटॉर्नी जनरल को लेटर भेजा गया है, मतलब लड़ाई ठन चुकी है। निशिकांत के बयान पर गौर करेंगे तो समझ आएगा कि सुप्रीम कोर्ट संसद की शक्तियों को कमजोर कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी ने खुद ही संसद को कमजोर किया है। संविधान में लिखा है कि हर नागरिक को मौलिक अधिकार मिलना चाहिए, सत्ता कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, कोई भी कुर्सी पर बैठा हो, संसद हो या राष्ट्रपति, कोई भी नागरिक के अधिकारों को कुचल नहीं सकता और नागरिक के अधिकारों की रक्षा का जिम्मा सुप्रीम कोर्ट का है। तो राष्ट्रपति के मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना फर्ज, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, वही कर रहा है जो करना चाहिए। लेकिन तमिलनाडु के राज्यपाल वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सिर्फ बहाना है। असली खींच वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के आगे मोदी सत्ता के ढेर हो जाने से निकली हताशा है। संविधान का अनुच्छेद 32 कहता है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा माना जाता है और अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ होगा वो अवैध माना जाएगा और ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या वैध है क्या अवैध है। ध्यान रहे, इसी देश की सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी के कई कारनामों को अवैध घोषित किया है और हाल फिलहाल में तमिलनाडु के भाजपाई राज्यपाल जो कर रहे थे उनके कर्मों को यानी उनके कुकर्मों को भी सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया
दिया है। अनुच्छेद 251 और 254 के मुताबिक अगर केंद्र और राज्यों के कानूनों में टकराव हो जाए तो केंद्र का कानून माना जाएगा, लेकिन विवाद का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। सत्ता की कुर्सी पर बैठा कोई मनमाना नहीं। और हाँ, अगर कोई कानून संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द भी कर सकता है। और वक्फ कानून के मुद्दे पर यही संकट मंडरा रहा है। मोदी सत्ता को इस बात का डर है कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून को रद्द कर सकता है। मोदी सत्ता सुप्रीम कोर्ट से इसीलिए चिढ़ी हुई है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग और गोदी मीडिया को कब्जे में करने के बावजूद मुसलमानों के खिलाफ उनका एजेंडा सुप्रीम कोर्ट में फेल होता जा रहा है। और कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने दिखा भी दिया है कि वो मोदी सत्ता का गुलाम नहीं है। निशिकांत दुबे जैसे लोग भूल जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के अधीन नहीं है, बल्कि वो संविधान का रखवाला है और उसका काम कानून बनाना नहीं, बल्कि ये देखना है कि जो कानून बना है वो संविधान के मुताबिक है कि नहीं। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 53 के तहत संवैधानिक ढांचे के भीतर काम करना होता है। अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक लटकाए रखते हैं तो ये विधायिका और संविधान की प्रक्रिया का अपमान है। यानी जब संविधान का अपमान हुआ, उसकी प्रक्रिया का अपमान हुआ, तब सुप्रीम कोर्ट ने देश की राष्ट्रपति और राज्यपाल को कहा कि आप समय से फैसले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का काम यह देखना है कि कोई भी संवैधानिक संस्था अपनी सीमा न लांघे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम लोकतंत्र को मजबूत करना है, संविधान को लागू करना है। अब भाजपाइयों के ज्ञान का लेवल देखिए। कह रहे हैं कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजों को नियुक्ति करता है तो कोर्ट उन्हें आदेश कैसे दे सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को विधेयकों को मंजूरी के लिए समय सीमा तय करने को कहा है। और उसके बाद चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने वक्फ कानून के प्रावधान पर अंतरिम रोक लगा दी। हालांकि मोदी सत्ता को यह याद रखना चाहिए कि अहंकार तो रावणों का नहीं टिका था, ऐसा कहा जाता है। सवाल यह है कि अगर वक्फ कानून के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट चुप रह गया होता तो क्या होता? क्या मुसलमानों के अधिकारों का हनन नहीं होता? क्या यह संविधान के खिलाफ नहीं होता? मुर्शिदाबाद का दंगा बताता है कि धार्मिक मामलों से खिलवाड़ कितना खतरनाक हो सकता है। सवाल यह है कि अगर सरकार इतनी ही सक्षम है तो मुर्शिदाबाद में दंगा कैसे भड़क गया? और अगर यह गृह युद्ध जैसी स्थिति है तो गृहमंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? जवाब दें, अंडा छील रहे हैं कि आलू? क्या वे इस पचड़े में उलझे थे कि मालदा आम काट के खाएंगे कि सीधे चूस के ले लेंगे? याद रखिएगा, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के पास इस देश के संविधान को बचाने का दायित्व है। उन पर नैतिक दबाव है, अपने चाचा की लेगेसी को बरकरार रखने का भी दबाव है, जो इंदिरा गांधी की सत्ता के सामने झुके नहीं थे। जस्टिस हंसराज खन्ना ने आपातकाल के दौरान संविधान की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपनी चीफ जस्टिस ही दांव पर लगा दिया। और सुबह सुबह जब वो फैसला सुनाने जा रहे थे उस वक्त की सरकार के खिलाफ, तो अपनी पत्नी से कहकर निकले कि आज जो फैसला देने जा रहा हूं, हो सकता है उसके बाद मेरी चीफ जस्टिस ही खतरे में पड़ जाए। और वही हुआ, चीफ जस्टिस नहीं बन पाए। इसके बाद पद त्याग दिया। इंदिरा गांधी के सत्ता के सामने झुके नहीं। इंदिरा गांधी ने उनसे चीफ जस्टिस बनने का मौका छीन लिया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मोदी सत्ता खैर मनाए कि संजीव खन्ना का कार्यकाल छोटा है, बहुत ही छोटा है, वरना चीफ जस्टिस को सही और गलत में फर्क बहुत अच्छे से मालूम होता है। उन्हें चंद्रचूड़ की तरह दिखावा करना नहीं आता, नौटंकी करनी नहीं आती और बाद में प्रधानमंत्री के साथ घंटी बजानी भी नहीं आती शायद। सुप्रीम कोर्ट में संजीव खन्ना की नियुक्ति के टाइम से ही उन पर कई बार आरोप लगे, उन्हें कई बार निशाना बनाया गया और आईटी सेल के छर्रे उन्हें वामपंथी कह रहे थे, हिंदू भावनाओं की अनदेखी करने का आरोप लगा रहे थे, ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं कि शरीयत कोठा बंद करो। मगर चीफ जस्टिस को पता है कि उनका काम संविधान की रक्षा करना है, किसी विशेष धर्म की भावनाओं की रक्षा करना नहीं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर उनका आदेश, तमिलनाडु और वक्फ कानून मामले में उनका हस्तक्षेप संविधान की रक्षा का सबूत है। मगर सत्ता को यह सब पसंद नहीं आया। उन्हें जस्टिस शेखर यादव जैसे जज चाहिए जो हिंदुत्व के गुलाम हो, जो सत्ता के लिए जी हुजूरी करते हुए नजर आए। और ऐसे जजों को न्यायपालिका में जगह मिली है, वो भी सत्ता के आशीर्वाद से। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर लिखा कि निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का बयान व्यक्तिगत है, बीजेपी इसका समर्थन नहीं करती। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ दिखावा है? अगर बीजेपी वाकई न्यायपालिका का सम्मान करती है तो दुबे जैसे सांसदों को बार बार ऐसी बयानबाजी करने की छूट क्यों मिलती है? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट को निशाना बना रही है, ये एक पैटर्न है। सत्ता चाहती है कि न्यायपालिका उसकी कठपुतली बने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बार यह साबित कर रहा है कि वो संविधान के आगे झुकेगा, सत्ता के आगे नहीं। कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने लिखा कि निशिकांत दुबे के पिछले बयान बहुत ही आपत्तिजनक हैं, संविधान में उनके लगातार गिरते हुए विश्वास का परिचय देते हैं और मानसिक विचलन के साथ अस्थिरता का संकेत भी देते हैं। बीजेपी उनके बयान से केवल जुबानी दूरी बनाकर जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। निशिकांत दुबे संसदीय स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। बीजेपी बताए क्या वो अपनी संसदीय जिम्मेदारी निभाने के लिए सक्षम और उपयुक्त हैं? अब सवाल यह है कि क्या दुबे सच में मानसिक विचलन के शिकार हो गए हैं? तो पत्रकार रोहिणी सिंह का ट्वीट पढ़िए। उन्होंने लिखा है कि मनहूस की मनहूसियत का आलम यह
है कि अब वो अपनी पार्टी की छवि भविष्य के सीजेआई की नज़र में भी चौपट कर रहा है। कुछ सिपाही राजा के नाक पर बैठी मक्खी उड़ाने के लिए भी तलवार का उपयोग करते हैं। ऐसे भस्मासुर जहां रहेंगे बंटाधारे करेंगे। मोदी सत्ता और न्यायपालिका के बीच टकराव नया नहीं है। सीजेआई कहर के समय भी ऐसा हुआ था जब सरकार ने न्यायिक नियुक्तियों पर सवाल उठाए थे। किरण रिजिजू के दौर में भी न्यायपालिका पर हमले हुए, लेकिन संजीव खन्ना के दौर का टकराव अलग है। ये मल्टी डायमेंशनल है। ये सिर्फ एक नेता की बात नहीं है बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। सवाल यह है कि अगर दुबे का बयान सही है तो गृह युद्ध के लिए चीफ जस्टिस को जिम्मेदार ठहराने का सबूत क्या है? क्या निशिकांत दुबे के पास कोई ठोस सबूत है? सीजेआई के खिलाफ एफआईआर कब होगी? अगर वो गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? दुबे को बताना चाहिए कि वक्फ विधेयक पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप गलत क्यों है। क्या संविधान की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का हक और अधिकार नहीं है? क्या संविधान की रक्षा करना गलत है? नड्डा को यह भी बता देना चाहिए कि मुसलमानों को डराने की रणनीति कब बंद होगी। ये सवाल सिर्फ नड्डा और निशिकांत दुबे के लिए नहीं बल्कि पूरी बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस के लिए है। गोड्डा नरेश के बयान पर पलटवार करते हुए ओवैसी ने कहा कि भाजपा अब सुप्रीम कोर्ट को धमकाने लगी है। मतलब सरकार न संविधान मानती है न न्यायपालिका। निशिकांत दुबे का बयान एक चेतावनी है कि सत्ता कितनी आसानी से अहंकार में डूब सकती है। लेकिन यह भी सच है कि आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट इस अहंकार के खिलाफ खड़ा है। वक्फ कानून के खिलाफ मुकदमे की अगली तारीख बताएगी कि सुप्रीम कोर्ट अहंकार के आगे झुकेगा या संविधान की रक्षा करेगा, क्योंकि इम्तिहान हर कदम होगा। सवाल यह है कि हम भारत के नागरिक क्या करेंगे। याद रखिएगा, चुप्पी समाधान नहीं है। बोलिए, अपनी आवाज़ को उठाइए, जिस भी तरीके से उठा सकते हैं उठाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपनी आवाज़ को बल दीजिए। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।